हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी मेडिवल इंडिया की सीरीज का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एज ऑफ अकबर। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो है वो अमरकोट है ना। 1542 1542 की बात है कि जब अकबर, जो आप जानते हैं ग्रेटेस्ट मुगल रूलर था, उसका जन्म हुआ था, वो पैदा हुआ था। When Humayun fled to Iran, Akbar was captured by his uncle Kamran। है ना, जब हुमायूं जो है, इनके जो पिताजी थे वो भाग गए थे, जब ईरान भाग गए थे, तो इनके जो अंकल थे उन्होंने अकबर को कैप्चर कर लिया। इनका नाम कामरान था। इन्होंने जो है ट्रीट करा बच्चे को अच्छे से, जो है वो बड़ा बड़ा करा, और अकबर जो है फिर से रीयूनाइट हुआ अपने पेरेंट्स से जब ये कांदाहार जो है वो कैप्चर हुआ। ठीक है, कांदाहार अब देखिए जगह है ये ईरान में। अब देखिए, ही वॉज क्राउंड इन कालानौर इन 1556। 1556 में कालानौर में इसका जो है वो इसको राजा बनाया गया एट द यंग एज ऑफ 13 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। सिकंदर सूर डिफीटेड द अफगान रूलर। सिकंदर सूर ने यहाँ पे अफगान रूलर को डिफीट करा। वॉज लॉयटरिंग द शिवालिक हिल्स। हाउएवर जो बैरम खान था, है ना, जो कि ट्यूटर था प्रिंस का और जो लॉयल और फेवरेट ऑफिसर भी था हुमायूं का, ये इसके लिए इसमें जो है लड़ने के लिए सामने आया। ये जो है वकील बना इस किंगडम का, और टाइटल इसको मिला खान ए खानन का। ठीक है, और इसने मुगल फोर्सेस के साथ रैली करा। आदिल शाह, जो कि शेर शाह के नेफ्यू थे। हेमू, जिन्होंने स्टार्ट करी थी लाइफ अपनी एज एन सुपरिटेंडेंट ऑफ द मार्केट्स अंडर इस्लाम शाह। ये देखिए, अब ये बहुत जल्दी है, फटाफट जो है कि इसकी पावर बहुत बढ़ रही थी अंदर आदिल शाह। और आदिल शाह ने यहाँ पे अपॉइंट करा था इसको, मतलब आदिल शाह ने अपॉइंट करा था वजीर, है ना, जिसका टाइटल था विक्रमाजीत, एंड इंटरेस्ट करी थी उसको, एंड इंटरेस्टेड हिम विद द टास्क ऑफ एक्सपेलिंग द मुगल्स। हेमू कैप्चर्ड आगरा। अब यहाँ पे हेमू ने कैप्चर कर लिया आगरा को। अच्छा हाँ, चलिए, जो लोग नए हैं उनको बता दें, जो पुरानी सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनका ठीक है, जो नए हैं उनको बता दें, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, और ये जैसे कि मेरी एशियंट हिस्ट्री के नोट्स हैं, बहुत ही परफेक्ट। और आप कोई भी जाके टेस्ट पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं मेरे नोट्स करने के बाद। यू विल फाइंड इट वेरी इजी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जेन्युइन नोट्स बनाए हैं। तो इसी तरह से ये मेरे मुगल के आपके एनसीईआरटी में जैसे मिडिवल हिस्ट्री के भी नोट्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे भी समझ लीजिए, इसको आप कर लीजिए, इसका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वही मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये जानने में कि मैम ये क्या पढ़ा दे रही हैं, है ना। इन अ वेल कंटेस्टेड बैटल, हेमू ने डिफीट कर दिया हमें मुगल्स को दिल्ली के पास में और कैप्चर कर ली सिटी। हाउएवर जो बैरम खान थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनर्जेटिक स्टेप्स लिए इस सिचुएशन को मीट करने के लिए। और जो बैटल थी मुगल्स और अफगान फोर्सेस के बीच में, ये हेमू जी जो है वो लेड कर रहे थे, है ना। ये एक बार फिर से हुई यहाँ पे पानीपत में ही हुई, है ना। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुई थी। ठीक है, ये दूसरी है बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। तो बताइए पहली किसके बीच में हुई थी। आइए, अब अर्ली फ्रेज की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट विद द नोबिलिटी 1556 से लेके 67 तक की बात करेंगे। 1556 से लेके 1567 तक की बात करेंगे। तो अकबर देखिए, इसने अलग तरह से अपना कार्ड प्ले करा। दिल्ली से इसने इशू करा एक फरमान, जिसमें इसने डिसमिस कर दिया बैरम खान को अपने ऑफिस से, है ना। और सारे नोबल्स को बुलाया कि आओ भैया, और पर्सनली उससे जो है बात करो आके। एक बार बैरम खान ने बात रियलाइज कर ली कि अकबर देखो चाहता है, अकबर नहीं चाहता कि जो है पावर किसी और हाथ में रहे। ठीक है, अकबर चाहता है कि सारी पावर जो है वो उसके हाथ में आ जाए, है ना। तो ये प्रिपेयर हो गया कि भाई देखो ठीक है मैं सबमिट कर दूंगा, है ना, जब अकबर चाहता ही नहीं है तो मैं सबमिट कर दूंगा। बट इसके ओपोनेंट्स वगैरह जो थे वो काफी इंटरेस्टेड थे इसको जो है बर्बाद करने में। उन्होंने हेल्प करा इसको, मतलब उन्होंने हीप्ड करा ह्यूमिलिटेशन अपॉन हिम टिल ही वाज गोडेड टू रिबल, है ना। जब तक के लिए रिबल नहीं हो गया तब तक के लिए इसको समझाते रहे, भड़काते रहे, और फाइनली बैरम खान जो है इसको फोर्स करा अकबर ने कि भैया देखो सबमिट करो तुम अब, है ना। अकबर ने रिसीव करा इसे कॉर्डिनली, और उसे दिया एक ऑप्शन कि देखो या तो तुम किसी भी मतलब सर्व करो किसी भी कोर्ट में, है ना, जो कि मतलब कोल्ट और एनीवेयर आउटसाइड इट, है ना, और रिटायरिंग टू मक्का, या तो फिर तुम करो सर्व करो, या तो फिर एक काम करो तुम मक्का चले जाओ, रिटायर हो जाओ। ठीक है, बैरम खान ने सोचा कि चूज करा कि भाई देखो मैं मक्का ही जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। हालांकि हुआ क्या कि उनके रास्ते में इनको जो है वो असैसिनेट कर दिया गया पटन में, है ना, अहमदाबाद के पास में। एक अफगान ने करा जो उसे पर्सनल जो है वो ग्रज रखे हुए था, उसने इनको मार डाला। अब क्या हुआ, अकबर ने मैरिड शादी कर ली बैरम खान की
जवान बीवी से शादी करी, यंग वाइफ से शादी कर ली, है ना, और ये इसकी कजन भी लगती थी। इन्होंने ब्रॉट अप करा बैरम के चाइल्ड को, अपना खुद का लड़का भी बनाया। दिस चाइल्ड लेटर बिकेम फेमस फॉर अब्दुल रहीम खान, खान है खन्नान, है ना, इसके इसी के जो बैरम खान का लड़का था, बाद में इसका नाम जो है अब्दुल रहीम खान खन्नान हुआ, और इसने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स और कमांड्स एम्पायर के रखे। अब देखिए ड्यूरिंग बैरम खान्स रिबेलियन, है ना, जब बैरम खान रिबेल हुआ था उस टाइम पे ग्रुप्स वगैरह, इंडिविजुअल वगैरह इन द नोबिलिटी हैड बिकम पॉलिटिकली एक्टिव, है ना। इन्होंने अकबर को दे इंक्लूडेड अकबर्स फॉस्टर मदर महम अनागा एंड हर रिलेशंस। दो महम अनागा ने बहुत ही जल्दी विड्रॉ कर लिया पॉलिटिक्स से, और उनका जो बच्चा था एदहम खान, है ना, वो काफी इम्पेटस यंग था उस समय, उसमें जवान था, जो अज्यूम कर रहा था इंडिपेंडेंस एयर्स को व्हेन सेंट टू कमांड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट मालवा। अच्छा, रिमूव फ्रॉम द कमांड ही लेड क्लेम टू द पोस्ट ऑफ वजीर, है ना, जब ये कमांड से हटा दिया गया तो इसने कहा देखो भाई हम तो वजीर बनेंगे, और एंड व्हेन दिस वाज नॉट कंसीडर्ड ही स्टैप्ड द एक्टिंग वजीर इन हिज ऑफिस। अब जब ये कर नहीं पाया ऐसा तो इसने क्या कर दिया, इसने एक्टिंग वजीर था उसको यहाँ पे स्टैप करा, और अकबर वाज इन एनरेज्ड एंड हैड हिम थ्रोन डाउन टू हिज डेथ फ्रॉम द पैरापेट ऑफ द फोर्ट। मीनवाइल हुआ क्या कि रिबेलियन, जो मिर्जाज, रिबेलियन बाय द मिर्जाज हु वर तैमुरिद्स एंड वर रिलेटेड टू अकबर बाय मैरिज थ्रू द एरियाज वेस्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश इनटू कंफ्यूजन। अब क्या हुआ कि मतलब एक रिबेलियन निकले मिर्जाज के, है ना, जो कि तैमुरिद से, है ना, एंड रिलेटेड थे अकबर से, मतलब अकबर जी ने शादी वादी करी थी, इन्होंने यहाँ पे क्या करा, थ्रू कर दिया एरियाज वेस्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश इनटू कंफ्यूजन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ गया कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, और इन सारे रिबेलियन से इनकरेज होके अकबर के जो हाफ ब्रदर थे मिर्जा हाकिम, है ना, जो हैज सीज कंट्रोल ऑफ काबुल, ये यहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पंजाब पहुंचे, और उन्होंने बीसीज कर दिया यहाँ पे लाहौर को। उज़्बेक रिबेल नोबल्स फॉर्मली प्रोक्लेम हिम देयर रूलर, है ना, उज़्बेक के जो रिबेल नोबल थे उन्होंने फॉर्मली इनको अपना रूलर बना लिया। ये काफी सीरियस क्राइसिस थी जो अकबर ने फेस करी है हुमायूं के कैप्चर होने के बाद, हुमायूंस कैप्चर ऑफ दिल्ली, है ना, सिंस हुमायूंस कैप्चर ऑफ दिल्ली, उसके बाद जो है ये बहुत सीरियस क्राइसिस अकबर ने यहाँ पे फेस करी थी। जौनपुर से लेके ये मार्च करा लाहौर तक, और फोर्स करा मिर्जा हाकिम को कि भैया अब तुम रिटायर हो जाओ, है ना, लेकिन उज़्बेक लीडर्स को यहाँ पे मार दिया गया, वर कल्ड इन द बैटल, दस ब्रिंगिंग देयर प्रोटेक्टेड रिबेलियन टू एन एंड। ठीक है, तो उज़्बेक यहाँ पे जो है वो एक तरह से इनको, इनका रिबेल अकबर ने रोक दिया। अब बात करेंगे अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर की, तो मालवा वाज बीइंग रूल्ड एट दैट टाइम बाय अ यंग प्रिंस बाज बहादुर, है ना, उस समय मालवा जो है उस पर राज कर रहा था एक यंग प्रिंस जिसका नाम था बाज बहादुर। ठीक है, स्टोरीज अबाउट द रोमांस ऑफ बाज बहादुर एंड रूपमती हु वाज फेमस फॉर हर ब्यूटी एज वेल एज फॉर म्यूजिक एंड द पोएट्री आर वेल नोन। ठीक है, काफी कहानियां हैं बाज बहादुर और रूपमती की, जो है वो लव स्टोरी को लेके, है ना, और काफी खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम मांडू हैड बिकम अ सेलिब्रेटेड सेंटर फॉर म्यूजिक। इस वक्त क्या था कि मांडू जो था वो काफी सेलिब्रेटेड सेंटर बन गया था म्यूजिक के लिए। आर्मी जो थी हालांकि वो नेग्लेक्टेड थी बाय बाज बहादुर। जो एक्सपेडिशन थी अगेंस्ट मालवा वो अहमद खान यहाँ पे लेड कर रहे थे, जो कि अकबर के सन ऑफ अकबर्स फॉस्टर मदर, है ना, ये अकबर की फॉस्टर मदर के लड़के थे, महम महम अनागा के। बाज बहादुर वॉज बैडली डिफीटेड, या बाज बहादुर को बहुत बुरी तरह हरा दिया गया, और जो मुगल्स थे उन्होंने बहुत सारा वहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो वहाँ से उठाई ली, जिसमें रूपमती भी थी। हालांकि इन्होंने प्रेफर करा कि भाई देखो मैं सुसाइड कर लूंगी, है ना, क्या कहते हैं, हाउएवर शी प्रेफर टू कमिट सुसाइड टू बी ड्रैग टू अहमद खान हरम। अब क्या हुआ, अच्छा हरम क्या होता है, हरम यहाँ होता है जहाँ पे पहले के लोग क्या करते थे, राजा महाराजा यहाँ पे लेडीज को रखते थे, औरतों को यहाँ पे सब एक साथ रखते थे। ठीक है, बाज बहादुर हैड टू फ्ली, है ना, ये भाग गया, एंड इसने कुछ वक्त लिया, इसने छुपा छुपाया राणा ऑफ मेवाड़ के यहाँ, और एक जगह से दूसरी जगह भागते 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 ही ये फाइनली जो है अकबर की कोर्ट में आया, है ना, और ये मुगल मनसबदार की पोस्ट पे यहाँ पे जो एनरोल कराया गया। एक्सटेंसिव कंट्री ऑफ मालवा जो है इसलिए ये मुगल रूल के अंदर आ गई फिर। अब क्या हुआ था, क्यों किंगडम था गर करंगा का, जिसमें आपका नर्मदा वैली वगैरह आ रहा था, कुछ नॉर्दर्न पोर्शन आ रहा था, आज की डेट की जो मध्य प्रदेश है उसका। अमन दास ने यहाँ पे हेल्प करा बहादुर शाह को गुजरात के, ये आपका इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रेजन, एंड हैड रिसीव फ्रॉम हिम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। तो याद करिए अमन दास जो थे उन्होंने हेल्प करा था यहाँ पे बहादुर शाह ऑफ गुजरात को इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रेजन, रेजन को यहाँ पे जीतने में, और ये टाइटल भी इसके बदले में पाए थे संग्राम शाह का। अब जो किंगडम था गर्ग कटंगा का, इसमें आपका कई सारे गोंड और राजपूत प्रिंसिपलिटीज आ रहे थे।
काफ़ी पावरफुल किंगडम था जिसे गोंड ने यहाँ पे सेटअप किया था। संग्राम शाह ने फर्दर अपनी पोजीशन को मेंशन करा कैसे अपने लड़के से शादी करके टू अ प्रिंसेस ऑफ फेमस चंडेल रूलर्स ऑफ महोबा। ठीक है, शादी किससे करी? काफ़ी फेमस प्रिंसेस थी या चंडेल रूलर्स की महोबा के। ये प्रिंसेस थी जो फेमस थी दुर्गावती के नाम से, ये बहुत जल्दी विधवा बन गई, है ना? इसके पति की डेथ हो गई और बट शी इंस्टॉल्ड हर माइनर सर्वर। इसने क्या करा कि अपना जो ये माइनर लड़का था, 18 साल से कम की उम्र का लड़का था, इसको यहाँ पे राजा बना दिया एंड कंट्री को यहाँ पे रूल करा विद अ ग्रेट विगर एंड द करेज। It was her custom that whenever she heard that a tiger has appeared, she did not drink water till she had shot it, है ना? तो मतलब इतनी ब्रेव थी कि ये जब भी समझ लीजिए कि अगर आपको समझे कौन ऐसी थी, तो मतलब आप ये समझ लीजिए दुर्गावती जी थी, है ना? जी क्या करती थी कि जब ये सुनती थी कि आसपास कहीं पे शेर आया है, तो जब तक के लिए शेर को मार नहीं डालती तब तक के लिए पानी नहीं पीती थी, है ना? द क्यूरिटी ऑफ अशरफ शाह, द मुगल गवर्नर ऑफ अलाहाबाद, was roused by the stories of a fabulous wealth and the beauty of रानी। अब इनका क्या हुआ? इनको एक्साइटमेंट हो गई अशरफ शाह जी को, है ना? ये मुगल गवर्नर थे इलाहाबाद के कि भैया देखो वहां पे जो है वो पैसा भी बहुत है इस राज में, और जो क्या कहते हैं ये दुर्गावती है ये खूबसूरत भी बहुत है ना? Finding that the battle was lost and that was in danger of being captured, she stabbed herself to death, है ना? अब इन दोनों में लड़ाई बड़ाई हुई, है वहां पहुंचे, है ना? आपस में लड़ाई हुई, तब ये पता चला जब दुर्गावती को लगा कि भैया देखो मैं तो ये जो है अ, ये लड़ाई जो है वो हार गई हूँ, और अब मैं क्या है ये लोग मुझे पकड़ के ले जाएंगे, कैप्चर कर लेंगे, तो इसने क्या करा अपने आप को खुद ही मार दिया। असफ खान ने फिर ये क्या करा, कैपिटल चौरागढ़ की तरफ बढ़ा नियर मॉडर्न जबलपुर। कमला देवी जो यंगर सिस्टर थी रानी की, वो भी कोर्ट में भेजी गई। इन्होंने मतलब ये जो बंदा था इसने रिस्टोर करा किंगडम गढ़ कटंगा का, चंद्र शाह को दे दिया जो यंगर सन था संग्राम शाह का, है ना? आफ्टर टेकिंग 10 फोर्ट्स टू राउंड ऑफ द किंगडम ऑफ मालवा, है ना? बदले में क्या लिए इसने? 10 फोर्ट ले लिया, है ना? 10 किले को और ले लिया ताकि यहाँ पे मालवा का बराबर हिसाब किताब हो सके। राजस्थान और गुजरात की बात करें तो अकबर ने देखिए रियलाइज करा कि बिना कॉन्कर करे चित्तौड़ को ये कभी भी जो है वो दूसरे राजपूत रूलर्स को इंड्यूस नहीं कर सकता, है ना? ये मतलब समझ लीजिए चित्तौड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चित्तौड़ कब फेल हुआ? 1568 में, 1568 में, जब एक बहुत मतलब ये सीज करा इसको 6 महीनों के लिए। एट द एडवांस ऑफ हिज नोबल्स राणा उदय सिंह हैड रिटायर टू द हिल्स, है ना? इसके बाद में क्या हुआ कि राणा उदय सिंह जो है वो जो है वो पहाड़ों पे चले गए और फेमस वॉरियर जयमल और पट्टा को फोल्ड का चार्ज देके चले गए, है ना? इन ऑनर ऑफ द गैलेंट जयमल एंड पट्टा, है ना? ये आपके जो है वो गैलेंट जो आपके जयमल और पट्टा थे, इनके ऑनर में अकबर ने यहाँ पे ऑर्डर करा करीब 2 स्टोन्स स्टैचूज को इन सारे वॉरियर्स की, है ना? ये कि एलिफेंट्स पे बैठे हैं, बी इरेक्टेड आउटसाइड द चीफ गेट ऑफ द फोर्ट ऑफ आगरा, है ना? ये मतलब ये है ये आगरा के जो फोर्ट है ना उसके बाहर इनके दो की मूर्ति बनवाई गई कि ये हाथियों पे बैठे हुए, है ना? अकबर ने इन दोनों इतने ज्यादा ब्रेव थे कि इनके ऑनर में अकबर ने ये बनवाया। गुजरात, अकबर हैड अकबर ऑल्सो लेट क्लेम टू दीज सॉरी अकबर ऑल्सो लेट क्लेम टू इट बिकॉज हुमायूं हैड रूल्ड ओवर इट फॉर सम टाइम, है ना? अकबर देखिए गुजरात में इसलिए भी थोड़ा जा रहा था क्योंकि भाई हुमायूं ने इसको थोड़े वक्त के लिए रूल किया था गुजरात को, तो इसने कहा था नहीं पिताजी ने किया तो हमको भी करना है। और 1572 की बात है जब अकबर ने एडवांस करा अहमदाबाद में वाया अजमेर, अहमदाबाद ने सरेंडर कर दिया बिना किसी लड़ाई के। While Akbar's army were besieging Surat, Akbar crossed the river Mahi and assaulted the Mirzas with a small body of 200 men, which included Man Singh and Bhagwant Das of Ambe. गुजरात जो है वो मुगल के अंदर आ गया, मुगल के कंट्रोल के अंदर आ गया। हाउएवर एज सून एज अकबर हैड टर्न्ड हिज बैक, रिबेलियंस जो है फिर से गुजरात में, जैसे अकबर वहां से हटे गुजरात से, रिबेल वहां पे फिर शुरू हो गया। अकबर ने मार्च करा और ये अहमदाबाद पहुंचे अपनी जर्नी में, है ना? जिसमें आपका मोस्टली जो है वो 6 हफ्ते लगे थे। सिर्फ ये आपका 3,000 सोल्जर लेके गए थे, 3,000 सोल्जर्स वर एबल टू कीप अप विद अकबर। विद दीज ही डिफीटेड एन आर्मी फोर्स ऑफ 20,000, है ना? इनके साथ इन्होंने करीब 20,000 की आर्मी जो है 1573 में अकबर ने हरा दी। आप समझ रहे हैं कितना टैलेंटेड बंदा था ये। अच्छा, in order not to give offense to the Mughals, the Afghan ruler had not formally declared himself king, है ना? अब कि भाई देखो मुगल्स को दिक्कत ना हो इसलिए अफगान रूलर ने अपने आप को फॉर्मली किंग नहीं बनाया, बट यहाँ पे रीड करा खुबा इन अकबर्स ने, है ना? खुबा को यहाँ पे अकबर के नाम पे यहाँ पे इन्होंने पढ़ा। और इंटरनल जो लड़ाइयाँ हो रही थी अमंग द अफगान्स एंड जो डिक्लेरेशन हुआ था इंडिपेंडेंस का बाय न्यू रूलर जिनका नाम दाऊद खान था, इन्हें इन्होंने अकबर को एक्सक्यूज दिया। ये अकबर द एक्सक्यूज ही वॉज सीकिंग ने एक्सक्यूज दिया।
उसके बाद ये आगरा लौट कर आए और खान ए खन्नान जो कि मुनैम खान थे, उनको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ऑफिसर थे, उनको यहाँ पे इस कैंपेन का चार्ज देके अकबर जी वापस आ गए। एक बहुत ही तगड़ी बैटल हुई थी बिहार में 1576 में, 1576 में। इसमें दाऊद खान जो थे, इनको डिफीट कर दिया गया और ये उसी समय मार दिए भी गए, है ना। दस एंडेड द लास्ट अफगान किंगडम इन द नॉर्दर्न इंडिया, है ना। इसमें क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में जो आखिरी जो अफगान किंगडम था, यहाँ पे खत्म हो गया। इट ऑल्सो बॉट टू एन एंड द फर्स्ट फेज ऑफ अकबर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है। ये भी जो फर्स्ट फेज था अकबर के एक्सपेंशन का, ये भी यहाँ पे खत्म हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि अकबर फेस कर रहा था, वो था सिस्टम लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। शेर शाह ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट करा एक सिस्टम, जिसके द्वारा क्या था कि इन्होंने क्या करा, कल्टीवेटेड एरिया जो था वो मेजर हो रहा था और क्रॉप रेट जो था वो ड्रॉन अप करा जा रहा था। उसके बाद दूसरी बात, ये इन्होंने ड्यूज वगैरह जो फिक्स कर दिए इन्होंने, ड्यूज जो कि पीजेंट के थे, है ना, वो क्रॉप वाइज करें, मतलब जिस हिसाब से क्रॉप है और जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी हो रही है, मतलब जिस हिसाब से उपज होगी, जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी होगी, उसमें जो क्रॉप वाइज है ना, मतलब जो है वो फसल के हिसाब से यहाँ पे ड्यूज जो है वो इन्होंने फिक्स कर दिए। ये शेड्यूल जो था उसको हर साल कन्वर्ट कराया जाता था इनटू द सेंट्रल शेड्यूल ऑफ प्राइजेस। अकबर ने यहाँ पे अडॉप्ट करा शेरशाह का सिस्टम, बट इट वाज सून फाउंड दैट द फिक्सिंग ऑफ अ सेंट्रल schedule of a prices often led to considerable delays and resulted in great hardship to a peasantry since the prices fixed were generally those prevailing at the imperial court। and अच्छा मामला क्या हुआ, देखो ये जो प्राइस तो फिक्स कर दिए गए, है ना, बट हुआ क्या कि ये थोड़ा सा पीजेंट्स को प्रॉब्लम देने लगे। प्रॉब्लम देखो इस तरह से देने लग गए क्योंकि जो प्राइजेस फिक्स करे थे कोर्ट ने, है ना, और जो प्राइजेस यहाँ पे पीजेंसी में एक्चुअली वो जो प्राइजेस पड़ रहे थे वो बहुत ज्यादा थे। मतलब बेसिकली मामला ये था क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्राइजेस फिक्स करे गए थे वो जनरली वो थे जो इंपीरियल कोड में प्रिवेल कर रहे थे, है ना, और वो काफी हायर थे अगर हम देखें कंट्री साइड से, और कंट्री साइड में ही पीजेंट रहते हैं तो भाई कंट्री साइड में पीजेंट्स को देने हैं। अब अगर आप महल के हिसाब से प्राइजेस फिक्स करोगे, है ना, और वो बहुत ज्यादा होंगे कंट्री साइड से, तो ऑब्वियस सी बात है पीजेंट्स को तो लॉस होगा। तो पीजेंट्स इस वजह से जो है इनको, हाँ, बहुत बड़ा एक शेयर जो है वो अपने प्रोड्यूस का देना पड़ता था मुगल एम्पायर को। स्टार्टिंग में तो अकबर ने रिवर्ट करा टू अ सिस्टम ऑफ एनुअल असेसमेंट, है ना। द जो ये थे आपके क्वानन गोस, है ना, ये हेरिडेटरी होल्डर्स हुआ करते थे लैंड के, है ना, एज वेल एज लोकल ऑफिशियल्स भी हुआ करते थे, कन्वर्जेंट विद लोकल कंडीशंस। इनको ऑर्डर करा गया कि भाई तुम रिपोर्ट करो कि कितना तुम्हारा एक्चुअल प्रोड्यूस हुआ है ना, क्या स्टेट है कल्टीवेशन की, लोकल प्राइस वगैरह क्या है। बट कई सारे एरियाज में क्वानन गोस जो है वो डिसऑनेस्ट थे और इन्होंने जो है वो कंसील कर दिया रियल प्रोड्यूस को। जब ये देखिए गुजरात से लौटे तो क्या हुआ, 1573 मतलब 1573 में जब ये गुजरात से लौटे तो अकबर ने एक पर्सनल अटेंशन दे दी लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। ऑफिशियल कॉल्ड करोरिस, है ना, ऑफिशियल इनको करोरिस कहते थे, इनको अपॉइंट कर दिया गया पूरे ही नॉर्थ इंडिया में। ये रिस्पॉन्सिबल थे कलेक्ट करने के लिए करोड्स ऑफ दाम्स को, इसका मतलब 2.5 लाख रुपए को कह सकते हैं आप। एंड साथ ही साथ ये इन फैक्टों को भी, फैक्ट्स वगैरह को, फिगर्स वगैरह को भी चेक करते थे, जो कि जो है वो जो क्वानन गोस, है ना, ये जो ये वाले थे क्वानन गोस, इन्होंने जो सप्लाई करी थी, मतलब वो सारे फैक्ट्स फिगर्स को भी चेक करते थे, एक तरह से अकाउंटेंट समझ लो आप, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करी जाती थी इनके द्वारा रिगार्डिंग द एक्चुअल प्रोड्यूस, लोकल प्राइसेस, प्रोडक्टिविटी वगैरह। तो 1580 में अकबर ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट करा एक नया सिस्टम जिसका नाम था दहशाला, है ना, दहशाला याद रखिएगा। इस सिस्टम के अंदर जो एवरेज प्रोड्यूस था डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का, एज वेल एज एवरेज प्राइजेस जो थे, जो कि पिछले 10 सालों में प्रिवेल कर रहे थे, वो सब कैलकुलेट करे गए, है ना। अच्छा, 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वाज स्टेट शेयर, 1/3 जो एवरेज प्रोड्यूस का होता था वो स्टेट का शेयर होता था। स्टेट डिमांड वाज हाउएवर स्टेटेड इन कैश, जो स्टेट की डिमांड थी हालांकि वो कैश में स्टेट होती थी। ये कैसे करते थे, करते थे कन्वर्ट करके स्टेट का शेयर इनटू मेनी ऑफ द बेसिस ऑफ अ शेड्यूल ऑफ एवरेज प्राइसेस ओवर द पास्ट 10 years, ठीक है। इस वजह से जो प्रोड्यूस था बीघा वगैरह का, है ना, लैंड ऑफ बीघा का अंडर शेयर वाज गिवन इन माउंट्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइसेस द स्टेट डिमांड वाज फिक्स इन रुपीस पर बीघा, है ना, मतलब जिस हिसाब से जो बेसिस जो एवरेज प्राइसेस था उस हिसाब से स्टेट की डिमांड को फिक्स कर दिया गया था पर बीघा के हिसाब से। बाद में क्या हुआ, एक फर्दर इंप्रूवमेंट करी गई, नॉट ओनली वर लोकल प्राइसेस टेकन इनटू अकाउंट, है ना, ना ही सिर्फ जो है लोकल प्राइसेस अकाउंट में लिए गए, बल्कि परगनास हैविंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी वर ग्रुप इनटू सेपरेट असेसमेंट सर्कल्स। परगनास, है ना, परगनास एक सबसे छोटी यूनिट होती है ना, उसके बाद आपका जो है बढ़ता जाता है विलेज में। तो परगनास जो सेम तरह की प्रोडक्टिविटी थी इसको ग्रुप करा गया सेपरेट असेसमेंट साइकिल में, है ना। परेशान मत होइएगा, ये सब करके हम ना एक अभी आगे आएगा
जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन करा है ना, परगना क्या होता है, फिर आगे क्या होता है ना, एकता क्या होता है। दस जो पीजेंट है वो यहाँ पे क्या जरूरत थी, वो पे करते थे ऑन द बेसिस ऑफ लोकल प्रोडक्टिविटी एज वेल एज लोकल प्राइजेस, ठीक है। अच्छा, as soon as area sown by peasant had been measured by means of a bamboos linked with iron rings, कैसे करते थे, as soon as area sown by peasant had been measured by means of bamboo linked with iron rings, कैसे मेजर करते थे, बैम्बू को लिंक कराता था विद आयरन रिंग्स, पीजेंट्स एज वेल एज स्टेट्स ये बात जान लेती थी कि देखो कितनी ड्यूज हैं ना, तो इस तरह से इस मेथड से निकालते थे। पीजेंट को एक रेवेशन भी दिया जाता था लैंड रेवेन्यू में, अगर क्रॉप मान लीजिए फेल कर जाते हैं है ना, कुछ सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इनको छुटकारा भी मिलता था लैंड रेवेन्यू से। सिस्टम जो था मेजरमेंट का और असेसमेंट का, ये बेस था जिसे कहते थे जाब्ती सिस्टम, ठीक है, जाब्ती सिस्टम था, सिस्टम मेजरमेंट का और असेसमेंट का। अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था इस सिस्टम को इन द एरिया फ्रॉम लाहौर से लेके इलाहाबाद तक के लिए, और मालवा गुजरात में भी। दशहरा सिस्टम जो था फर्दर आप कह सकते हो डेवलपमेंट था जाब्ते सिस्टम का। कई सारे दूसरे सिस्टम्स असेसमेंट के ये भी फॉलो हुए अकबर के अंदर। जो मोस्ट कॉमन था और परहैप्स जो ओल्डेस्ट था वो था बताई, या फिर आप कह सकते हो घल्ला बख्शी। इस सिस्टम में प्रोड्यूस को डिवाइड करते थे बिटवीन द पीजेंट्स एंड द स्टेट इन द फिक्स पोजीशन, सॉरी फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में पीजेंट्स और स्टेट के बीच में जो है वो प्रोड्यूस को यहाँ पे डिवाइड करते थे, क्रॉप को डिवाइड करते थे आफ्टर इट हैड बीन थ्रैशड और व्हेन इट हैड बीन कट एंड टाइड इन स्टैक्स और व्हाइल इट वाज स्टैंडिंग इन द फील्ड, ठीक है। क्रॉप को कैसे डिवाइड करते थे, मतलब जिस समय यहाँ पे जो है वो ये मतलब थ्रैश्ड हो, या इस समय जो है वो काटा गया हो, एक सैक्स में जो है बांध देते हैं, उस समय जो है वो सैक्स में बांध के अलग अलग रखते थे, तो इस तरह से डिवाइड करते थे। पीजेंट्स को यहाँ पे अलाउ करा गया था कि वो अपना चूज कर सकते हैं जाब्ती सिस्टम या बताई सिस्टम के बीच में अंडर सर्टेन कंडीशंस। दस सच अ चॉइस वाज गिवन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन रूइंड, है ना, ऐसी चॉइस दी जाती थी जब क्रॉप जो है जब बर्बाद हो जाता था और मान लीजिए खराब हो गया है ना। अंडर बताई पीजेंट्स को दी जाती थी चॉइस कि भैया तुम कैश में देना चाहते हो पैसा, जो आपका रेवेन्यू है, या फिर काइंड में, है ना। दो जो स्टेट थी वो चाहती थी कि भैया कैश में ही दे दो, है ना। अगर कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि मान लीजिए कॉटन है, इंडिगो है, ऑयल सीड है, शुगर केन वगैरह है, तो स्टेट डिमांड जो है वो इनवेरिएबल कैश में ही होती थी। हेंस ये सारे इस वजह से इन सारे क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स आज भी बोला जाता है और उस समय भी बोलने लगे थे। तो थर्ड सिस्टम था जो वाइडली यूज करते थे अकबर के टाइम पे, वो था नसाक, है ना। ये क्या था, इट वाज रफ कैलकुलेशन, ये रफ कैलकुलेशन थी अमाउंट जो कि पीजेंट को देना होता था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही हैड बीन पेइंग इन द पास्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड कानकुट और एस्टिमेशन, इसको कानकुट या एस्टिमेशन भी कहते थे, ठीक है। लैंड विच रिमेन अंडर कल्टीवेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर वाज कॉल्ड पोलज, है ना, जो मतलब ऐसी लैंड जो पूरे साल समझ लीजिए कल्टीवेट होती थी उसको हम लोग पोलज कहते थे, है ना। और जब ये अनकल्टीवेट रहती थी तो इसको पराती बोलते थे, पराती मतलब फैलो, ठीक है। परती, ये जो है परती लैंड जो है वो पूरी तरह से मतलब पे करी आती थी इन फुल, है ना, मतलब पोलज रेट पे व्हेन इट वाज कल्टीवेटेड, मतलब समझिए, फिर समझिए लैंड जो कल्टीवेशन में रहती थी पूरे साल, है ना, पूरे साल उसमें जुताई होती थी, खेती होती थी, तो उसको पोलज बोलते थे, है ना। जब ये अनकल्टीवेटेड रहती थी तो इसको परती बोलते थे, जब इसको मतलब नहीं इस पे जो है वो कटाई छटाई होती थी तो उसको परती बोलते थे। परती लैंड पेड एट द फुल रेट व्हेन इट वाज कल्टीवेटेड। अब ये खाली लैंड जो है जब अगर पूरी तरह से कल्टीवेट हो रही है, जब ये पोलेज बन रही है, तो इसमें जो है वो पैसा देना पड़ता था फुल रेट का, ठीक है। लैंड विच हैज बीन फैलो फॉर 2 और 3 years वाज कॉल्ड छछार, जो लैंड 2 से 3 साल तक खाली पड़ी रहती थी उसको छछार कहते थे। और बंजर उसे कहते थे जो बिल्कुल जिसमें कुछ भी नहीं कल्टीवेशन होता था, ठीक है, तो आज भी कहते हैं बंजर जमीन। अकबर ने कहा अमील से कि भैया तुम एक फादर ऑफ द पीजेंट के एक्ट करो, फादर टू द पीजेंट, है ना, मतलब पीजेंट्स के फादर के तौर पे एक्ट करो, इसको एडवाइस करा गया। ही वाज टू एडवांस मनी बाय द वे ऑफ लोन, ये कैसा करता था कि पैसा वगैरह प्रोवाइड करता था पीजेंट्स को ताकि वो जो है वो सीड्स खरीद सके, है ना, इम्प्लीमेंट्स एनिमल्स वगैरह के लिए। जमींदार के पास यहाँ पे हेरिडेटरी राइट था कि वो शेयर ले प्रोड्यूस का, पीजेंट्स भी साथ में साथ इनके पास भी हेरिडेटरी राइट था कि वो अपनी कल्टीवेट करे अपनी लैंड को, है ना, एंड कुड नॉट बी इजेक्टेड एज लॉन्ग एज दे पेड द लैंड रेवेन्यू, है ना। इनको अपनी जमीन से तब तक के लिए कोई नहीं हटा सकता था जब तक के लिए लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं। दसाला वॉज नॉट अ 10 year सेटलमेंट, दसाला था वो 10 साल का सेटलमेंट नहीं था, नॉर
वॉज इट अ परमानेंट वन, द स्टेट रिटेनिंग द राइट टू मॉडिफाई इट, स्टेट के पास राइट था इसको मॉडिफाई करने का। जाब्ती सिस्टम, ये एसोसिएटेड है राजा तोदर मल के साथ में, और समटाइम इसको तोदर मल बंदोबस्त भी कहते हैं। तोदर मल एक ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर थे, जो है वो पहली बार इन्होंने सर्व करा था शेर शाह के कोर्ट में, है ना, जो कि हु केम टू द फोर फ्रंट अंडर अकबर। और जो दसारा सिस्टम था वो रिजल्ट था कंबाइंड लेबर्स का। अब हम मनसबदारी सिस्टम और आर्मी की बात करते हैं। देखिए, तो मनसबदारी सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर हर एक रेवेन्यू और हर एक जो ऑफिसर था उसे एक रैंक दे दी गई थी। रैंक का मतलब मनसब दे दिया गया था। लोवेस्ट रैंक 10 की थी, मतलब 10 की थी, और हाईएस्ट जो थी वो 5000 की थी, है ना, वो ये नोबल्स के लिए थी, है ना। जो प्रिंसेस थे ब्लड के, वो यहाँ पे हायर मनसब पाते थे, समझ रहे हैं, मतलब जो आप समझ रहे हो, मतलब अगर खून का रिश्ता है इनका राजा महाराजाओं से, तो समझ लीजिए इनको हायर मनसब मिला। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अकबर रेन, जब अकबर का रेन का आखिरी समय था, तो हाईएस्ट रैंक जो नोबल की थी वो 5 से 7 हजार हो गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है, और दो प्रीमियर नोबल्स थे एम्पायर के, एक थे मिर्जा अजीज कोका और एक थे राजा मान सिंह। इनको ऑनर करा गया था 7000 ईच रैंक पे, समझ लीजिए दो ही थे। ये जो लिमिट थी वो रिटेन करी गई थी बेसिकली टिल द एंड ऑफ द औरंगजेब रेन तक चली थी। और जो मनसब सिस्टम था अकबर के अंडर, वो धीमे धीमे डेवलप भी करा। स्टार्टिंग में यहाँ पे सिर्फ एक रैंक थी, है ना। फ्रॉम 14th ईयर, 14वें साल से, मतलब 1594 से लेके 94-95 में क्या हुआ था, रैंक को डिवाइड कर दिया गया था दो में। पहली थी जाट, दूसरी थी सवार, ठीक है। तो वर्ड जाट का मतलब होता है पर्सनल, जट का मतलब होता है पर्सनल। ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पर्सनल, ये जेड, ठीक है। ये फिक्स, इसने फिक्स कर दिया था पर्सनल स्टेटस पर्सन का, एंड साथ ही साथ सैलरी भी ड्यू, जो कि उसको ड्यू हुआ करती थी। सवार रैंक इंडिकेट करती थी नंबर ऑफ कैवलरी मैन को, है ना, एक पर्सन जिसको मेंटेन करने होते थे इतने कैवलरी मैन, तो सवर रैंक वो थी। एक पर्सन जिसको यहाँ पे मेंटेन करने पर, मतलब अ पर्सन हु हैज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज मेनी सवर्स एज हिज जट रैंक, है ना, मतलब सवर उसको इतने ही मेंटेन करने होते थे जितने की उसकी जट रैंक होती थी, है ना। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट रैंक, मतलब आप समझिए, यहाँ से समझाते हैं। द सवर रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन। सवर रैंक क्या थी, ये इंडिकेट करती थी कितने जो है आपके पास कैवलरी मैन है ना, एक पर्सन जो है मेंटेन कितने कैवलरी मैन को करेगा। ये बात समझ में आई। और पर्सन जो कि अ पर्सन हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज मेनी एज सवर एज हिज जेड रैंक वाज प्लेस्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट रैंक। मतलब जेड रैंक के हिसाब से यहाँ पे वो सवर मेंटेन करेगा, ये फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता था। अगर ये इफ ही मेंटेन हाफ और मोर देन ही इज अ सेकंड कैटेगरी, मतलब अगर मान लीजिए ये हाफ या हाफ से ज्यादा मेंटेन कर रहा है तो उसको सेकंड कैटेगरी में रख देते थे। अगर ये लेस देन हाफ कर रहा है तो उसको थर्ड कैटेगरी में रख देते थे, है ना। 10 यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज थी हर एक रैंक के लिए, मतलब हर एक मनसब के लिए। अच्छा, सवर्स रिक्रूटेड बाय द नोबल्स वर एक्सपीरियंस्ड एंड वेल माउंटेड। सवर जो कि रिक्रूट करे जाते थे नोबल्स के द्वारा, काफी एक्सपीरियंस थे, अच्छे से माउंटेड थे। इस पर्पस के लिए एक डिस्क्रिप्टिव रोल आप कह सकते हो, चेहरा सोल्जर का वो मेंटेन करा जाता था। एंड उसका हॉर्स जो है उसको ब्रांड करते थे, है ना। इसमें जो घोड़ा होता था उसमें एक इंपीरियल मार्क लगा देते थे, ठीक है, तो घोड़ों की ब्रांडिंग हो जाती थी। इसे दाग सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे? दाग सिस्टम। हॉर्सेस केयरफुली बहुत अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करे जाते थे, और सिर्फ बढ़िया क्वालिटी के हॉर्स ही, जो कि अरेबिक और इराकी ब्रीड के होते थे, उसी को यहाँ पे एम्प्लॉयड करते थे। स्टार्टिंग में हर एक जो फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन जो मनसबदार था, उसे मेंटेन करने पड़ते थे करीब 20 हॉर्सेस, है ना। स्टार्टिंग मतलब आइडली आप कह सकते हो कि यहाँ पे फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। सवर with only one horse was considered to be only half a सवर, है ना। अगर एक सवर के पास एक घोड़ा है तो उसको हाफ अ सवर मानते थे। प्रोविजन करी जाती थी that the contingents of the nobles should be mixed ones, that is drawn from all groups, मुगल, पठान, हिंदुस्तानी एंड राजपूत। 10 अकबर ने यहाँ पे कोशिश करी थी वीक करने के लिए फोर्सेस को, ट्राइबलिज्म की और पैरोशियलिज्म की। अपार्ट फ्रॉम कैवलरी मैन को छोड़ के बोमैन, मस्किटियर्स, सैपर्स और माइनर वगैरह भी साथ ही साथ यहाँ पे रिक्रूट करे गए थे इन द कॉन्टिजेंट्स। अच्छा, सैलरी ड्यू टू द सोल्जर्स वर एडेड टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, है ना। जो सैलरी जो ड्यू थी सोल्जर्स को, वो ऐड कर दी जाती थी इन द सैलरी ऑफ द मनसबदार, हु वाज पेड बाय असाइनिंग टू हिम अ जागीर, है ना, जिसको पे करते थे। यहाँ पे जागीर वगैरह देखिए, कभी कभी जो मनसबदार थे इनको कैश में भी पे करते थे। यहाँ पे सोचना गलत हो जाएगा कि अकबर था ये जागीर सिस्टम नहीं पसंद करता था, है ना, एंड ट्राइड टू डू विद इट बट फेल्ड एज इट वाज टू डीपली इंशेंड, है ना। पसंद तो करता था, बस ये आप कह सकते हो भाई पसंद तो करता था, बट मामला क्या था कि इसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था ये, है ना। तो अजागी डिड नॉट कन्फर एनी हेरिडेटरी राइट्स ऑन द होल्डर और डिस्टर्ब एनी एग्जिस्टिंग राइट्स इन द एरिया। इट ओनली meant that land revenue due to share was to be paid to the जागीरदार। The origin of the Mansabdari system can perhaps he
ट्रेस बैक टू चंगेज खान, आप कह सकते हो मनसबदारी का ओरिजिन जो है वो आप कह सकते हो ट्रेस बैक कर सकते हो चंगेज खान से कर सकते हो, है ना, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी अपनी आर्मी ऑन द डेसिमल बेसिस पे करी थी। जो लोवेस्ट यूनिट थी कमांडिंग की वो 10 थी एंड जो हाईएस्ट थी वो 10,000 थी, है ना, तोमन जिसे बोलते थे। अच्छा, हुज कमांडर वाज कॉल्ड खान, जिसे कमांडर को खान कहा जाता था। पर्सन होल्डिंग रैंक बिलो 500 जट वाज कॉल्ड मनसबदार, है ना, पर्सन जिसकी रैंक जो है वो 500 जट से कम हुआ करती थी वो मनसबदार कहलाता था। दोस्त हु 500 से लेके 2500 तक होती थी उसे अमीर बोलते थे, एंड जिसकी रैंक जो है वो 2500 और या उससे ऊपर होती थी उसे अमीर उम्दा बोलते थे या उम्दा आजम बोलते थे। हालांकि जो वर्ड मनसबदार है कभी कभी यूज करा जाता है सारी तीनों कैटेगरी को डिनोट करने के लिए। आप स्टेटस के अलावा इनकी जो क्लासिफिकेशन है इसका काफी इंपॉर्टेंस भी है। एक अमीर या फिर आप कह सकते हो अमीर उम्दा, है ना, कुड हैव अनदर अमीर और मनसब सर्व अंडर हिम, है ना, अमीर उम्दा मतलब समझ रहे हैं सबसे बड़ी जो रैंक है उसके नीचे वो बंदा जो है वो अपने नीचे भी कुछ मनसबदार को अपॉइंट कर सकता था, ठीक है, बट अ मनसबदार कुड नॉट डू सो, मतलब जिसकी मनसबदार जो है जिसकी रैंक जो है वो काफी कम है वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये 500 वाला जो है, ठीक है, ये 500 वाला ऐसा नहीं कर सकता था। मनसबदार हैड टू मेंटेन आउट ऑफ हिज सैलरी अ स्टिपुलेटेड कोटा ऑफ हॉर्सेस। अब ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मनसबदार यहाँ पे अपनी सैलरी से एक कोटा ऑफ हॉर्सेस जो है वो मेंटेन करता था, एलिफेंट्स को भी, बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब कैमल्स या म्यूल्स को भी और कार्ड्स को भी। हॉर्सेस क्लासिफाई थे यहाँ पे 6 कैटेगरीज में और एलिफेंट जो थे वो 5 कैटेगरीज में। मुगल मनसबदार यहाँ पे फॉर्म करते थे हाईएस्ट पेड सर्विस पूरे वर्ल्ड में। अकबर मेंटेन करता था बॉडी ऑफ जेंटलमैन या तो ट्रूप्स कह सकते हो आप अहदीस की। ये डिवाइस करता था डिटैचेबल गन्स को विच कुड बी कैरीड ऑन द एलिफेंट या फिर कैमल पे ये कैरी करी जाती थी, है ना। द लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेवी मेंटेन अ की वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना। अब मामला क्या था कि इनके पास बढ़िया नेवी नहीं थी मुगल एम्पायर के पास, ये काफी बड़ी इनकी वीकनेस थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो चीफ ऑफिसर जो कि सरकार के थे उन्हें फौजदार बोलते थे और अमल गुजार हुआ करते थे। जो जो मतलब ये फौजदार जो है ये इनको लॉ एंड ऑर्डर का काम करते थे फौजदार, और जो बाद में ये अमल गुजार है ये आपका असेसमेंट और कलेक्शन करते थे लैंड रेवेन्यू का। जो टेरिटरीज एम्पायर की वो डिवाइडेड थी जागीर में, खालसा में, इनाम में। इनकम जो थी खालसा विलेजेस थे वो डायरेक्टली रॉयल एक्सचेकर के हाथ में जाती थी। इनाम लैंड जो है वो सारी लैंड वो थी विच वर अलॉटेड टू लर्न एंड रिलीजियस मैन, है ना, वो जो अलॉट करी जाती थी लर्न और रिलीजियस मैन को। और जागीर्स को अलॉट कराया जाता था, जागीर्स वर अलॉटेड टू नोबल, जागीर नोबल्स को दिया जाता था। एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली इंक्लूडेड द क्वींस, है ना, जागीर किसको मिलती थी, नोबल्स को या फिर कोई रॉयल फैमिली का बंदा हो जिसमें आपका क्वीन भी आए। Only autonomous rajas were left free to continue their traditional land revenue system in their territories। सिर्फ और सिर्फ autonomous rajas यहाँ पे इनको खाली छोड़ा जाता था कि वो अपना traditional land revenue system अपनी territory में कर सकते हैं। Even there भी अकबर encourage करते थे इनको कि तुम भैया imperial system को follow करो। जुडिशरी हमेशा से ही यहाँ पे सेपरेट रही है। वाइल द पोस्ट ऑफ वकील वॉज नॉट अबॉलिश, वकील की पोस्ट अबॉलिश तो नहीं थी, ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट थी, इनको सारी पावर दी गई थी और काफी डेकोरेटिव थी। जो पोस्ट थी उसको इंपॉर्टेंट नोबल्स लेते थे वक्त के साथ साथ, है ना, टाइम टू टाइम। बट ये काफी कम इनका रोल था एडमिनिस्ट्रेशन में। जो हेड था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो वजीर हुआ करता था, और अकबर के अंदर जनरली वजीर जो है इसमें कोई हाई मनसब इसको नहीं दिया गया है अकबर के अंडर, है ना। इसको एम्फेसाइज करने के लिए इस पॉइंट को अकबर जनरली टाइटल दीवान और फिर दीवान ए आला का यूज करते थे इन प्रेफरेंस टू द वर्ल्ड वजीर, है ना, वजीर की बजाय दीवान ए आला को यूज करते थे। कभी कभी कई सारे पर्सन्स को कहा जाता था कि तुम डिस्चार्ज करो ड्यूटीज को दीवान की जॉइंटली। दीवान रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पे सारी इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए, और यहाँ पे इसके ऊपर कंट्रोल भी था खलीसा का, जागीर का, इनाम लैंड्स का, ठीक है। जो हेड था मिलिट्री डिपार्टमेंट का इसे मीर बख्शी बोलते थे, ठीक है। ये मीर बख्शी था जो दीवान नहीं था, ये मीर बख्शी था जिसे हेड ऑफ द नोबिलिटी कहा जाता था, ठीक है। मीर बख्शी was also the head of the intelligentsia and information agencies of the empire intel sorry intelligence। the Mir Bakshi was also head of the intelligence and information agencies of the empire। इंटेलिजेंस ऑफिसर जिन्हें बारिस बोलते थे और न्यूज रिपोर्टर जिन्हें वाकिया नाविज बोलते थे ये पोस्टेड करे जाते थे कई सारे पार्ट में एम्पायर की। It was thus be seen that Diwan or Mir Bakshi was almost on par and supported and checked each other। द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन हुआ करता था, मीर सामन, ठीक है। इनको चार्ज मिलता था इंपीरियल हाउस होल्ड का, जिसमें आपका सप्लाई थी सारी प्रोविजंस की, आर्टिकल्स की, फॉर द यूज ऑफ इनमेट्स और द हराम और द फीमेल अपार्टमेंट्स, ठीक है। मेनी ऑफ दीज आर्टिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड अंडर सुपरविजन इन रॉयल वर्कशॉप, जिसे हम लोग कारखानाज बोलते थे। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था वो जुडिशियल डिपार्टमेंट था, जिसे चीफ कासी हेड करता था। ये पोस्ट जो थी वो कभी कभी कंबाइन करी जाती थी विद दैट ऑफ द चीफ सद्र हु वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स, ठीक है।
इट फेल इनटू बैड ओडर ड्यू टू करप्शन, है ना, यहाँ पे बेकार क्यों हो गई, यहाँ पे काफी करप्शन आ गया है ना, और ये जो है वेनालिटी आ गई ऑफ अकबर चीफ काजी अब्दुल नबी। अकबर ने सेपरेट कर दिया इनाम लैंड्स को फ्रॉम द जागीर एंड खालसा लैंड से, एंड डिवाइड कर दिया एम्पायर को 6 सर्कल्स में, है ना, ताकि यहाँ पे ग्रांट कराया सके इनाम लैंड्स को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को। दो फीचर जो कि इनाम ग्रांट्स के थे वो यहाँ पे समझने वाले हैं। पहला ये कि अकबर ने इसे काफी डेलिब्रेट पार्ट बना दिया अपनी पॉलिसी का, इनाम लैंड को देने के लिए सारे लोगों को, चाहे उनका रिलीजन कैसा भी हो, फेथ कैसा भी हो, बिलीव कैसा भी हो, है ना, और सनत जो कि ग्रांट की थी वो कई कई सारी थी। अरे ये छोड़िए, है ना। अच्छा, हिंदू मैथ्स जो कि बनाए गए थे अकबर के द्वारा, ये अभी भी प्रिजर्व है। और दूसरी बात ये कि अकबर मेड इट अ रूल दैट हाफ ऑफ द इनाम लैंड शुड कंसिस्ट ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड। मतलब अकबर ने कह दिया जो हाफ जो है इनाम लैंड की जो आधा हिस्सा है उसमें आपका कल्टिवेबल वेस्टलैंड आनी चाहिए। जो इनाम होल्डर्स थे वो एनकरेज करे गए कि तुम भी एक्सटेंड करो अपना कल्टिवेशन। ठीक है। जब द डे स्टार्टेड विद द इम्प्रेस अपीयरेंस एट द झारोका ऑफ द पैलेस, है ना, सबसे पहले दिन कैसे शुरू होता था, दिन शुरू होता था जब अकबर यहाँ पे आते थे, मतलब एम्परर आता था, पैलेस के झरोखे पे आता था। कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे डेली, है ना, उसको देखने के लिए एंड उसको पिटिशंस देने के लिए अगर जरूरत होती थी तो। ये सारे पिटिशंस को अटेंड कराया जाता था इमीडिएटली, या फिर आप कह सकते हो ओपन दरबार में, जिसे दीवाने आम बोलते थे। उसके बाद एंड विच फॉलोड एंड लास्टेड टिल मिड डे, है ना, दोपहर तक तो दीवान आम चलता था। तो एम्परर उसके बाद अपने अपार्टमेंट में चला जाता था खाना वाना खाने के लिए, आराम करने के लिए। ठीक है। फॉर कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन, मान लीजिए कुछ गहरी और बिल्कुल सीक्रेट बात करनी है तो मिनिस्टर जो है वो जनरली उनको एक चैम्बर में बुलाते थे जो कि सिचुएटेड था अकबर के बेथिंग अपार्टमेंट के पास में, गुसल खाने के पास में था, है ना, गुसल खाना कहते हैं ना आप नहाने वाले जगह को, बाथरूम के पास में था। और वक्त के साथ साथ ये प्राइवेट कंसल्टेशन चैम्बर जो है इसे गुसल खाना भी कहने लग गए। अब अकबर ने डिवाइड कर दिया एम्पायर को 12 सूबास में, 12 सूबास में 1580 में करा, और ये बंगाल था, बिहार था, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा एंड गुजरात। एक गवर्नर मतलब सूबेदार, दीवान, बख्शी, सद्र, काजी और वाकिया नवीज को अपॉइंट करा गया हर एक प्रोविंस में। अब देखिए रिलेशन इनके राजपूत के साथ में कैसे थे उस बारे में बातें, देखिए बात जानते हैं। तो अबुल फजल ने ये बात कहते हैं कि इन ऑर्डर टू सूद द माइंड्स ऑफ द जमींदार ही एंटर इनटू द मैट्रिमोनियल रिलेशन विद देम, है ना। अब क्या है कि भाई जमींदार को अपनी तरफ करने के लिए ये उनसे मैट्रिमोनियल रिलेशन, शादी वगैरह कर लेते थे। 10 जब जमल खान मेवाती जो कि कजिन थे हसन खान मेवाती के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जमींदार हुआ करते थे इंडिया के, इन्होंने हुमायूं को सबमिट करा, तो इन्होंने हुमायूं ने मतलब शादी कर ली किससे, ही मैरिड वन ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर हिमसेल्फ एंड मैरिड द यंगर सिस्टर टू बैरम खान, है ना। मतलब हुमायूं ने क्या करी, शादी कर ली उनकी लड़की से, और जो उनकी एंड मैरिड द यंगर सिस्टर टू बैरम खान, उनकी जो छोटी बहन थी उससे बैरम खान से शादी करवा दी। भारामल जो रूरल था अम्बेर का, हैड कम टू अकबर कोर्ट एट आगरा। अब यहाँ पे भारामल आया, अम्बेर का रूरल अकबर के कोर्ट में आगरा में आया, और भारामल ने यहाँ पे पर्सनल होमेज दी अकबर को, सीमेंट करा अलायंस, कैसे, बाय मैरिंग हिज यंगर डॉटर हरका बाई टू अकबर। मालदीव जो कि पावरफुल रूलर थे जोधपुर के, इन्होंने यहाँ पे शादी कर ली अपनी लड़की बाय कनाका की भी, सुल्तान महमूद ऑफ गुजरात से, और दूसरे जो लाल भाई थे टू द सुर रूलर, प्रोबेबली इस्लाम शाह रूलर। जो भारामल थे उन्होंने खुद भी शादी कर ली अपनी एल्डर डॉटर की हाजी खान से, हाजी खान पठान से, जो कि वर्चुअल रूलर हुआ करते थे अलवार के, जब इस्लाम शाह सूर की डेथ हो गई। बारामल वॉज मेड अ हाई ग्रैंडी, इनके जो लड़के थे भगवत दास, इनको 5000 वाली रैंक दी गई थी, एंड इनके जो ग्रैंडसन थे मान सिंह, इनको 7000 वाली रैंक दी गई, है ना, जैसे मैंने पहले बताया आपको। रैंक जो है अकबर, जो रैंक वॉज अकॉर्डेड बाय अकबर टू ओनली वन ऑफ द नोबल अजीज खान कोका, हिज फोर फॉस्टर ब्रदर। जो इनफ्रान प्रिंस दानियाल थे, है ना, ये यहाँ पे भेजे गए अम्बेर में, कि भैया अम्बेर में भेजे गए टू बी ब्रॉट अप बाय भारामल्स वाइफ। और 1572 की बात है, 1572 की बात है, जब अकबर ने डैश करा गुजरात में, भारामल जो है वो प्लेस करा इनको चार्ज ऑफ आगरा, वेयर ऑल द रॉयल लेडीज वर रिसाइडिंग, यहाँ पे सारी जो है वो औरतें रह रही थी। बट अकबर ने देखिए इंसिस्ट नहीं करा अपॉन मैट्रिमोनियल रिलेशन एज पर द प्री कंडीशन। कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशन जो है वो नहीं करा गया इनटू द हादास ऑफ रंथम्बोर, येट दे नॉमिनेटेड हाई अकबर फेवर, है ना। अकबर ने इतना मैट्रिमोनियल रिलेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी कि देखिए आप इन्होंने कोई रणथंबोर में शादी नहीं करी थी, हालांकि अकबर का काफी फेवर किया था इन्होंने, काफी बढ़िया थे। कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशन जो है वो नहीं हुआ था विद द रूलर्स ऑफ सिरोही या बंसवारा, जब इन्होंने सबमिट सबमिट करा था अकबर को बाद में। और
1564 की बात है, इन्होंने अबॉलिश कर दिया था जिजिया को, विच वॉज समटाइम यूज बाय उलामा टू ह्यूमिलिएट नॉन मुस्लिम्स एंड वॉज ऑफन कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन एंड सुपीरियरिटी। इन्होंने बाद में अबॉलिश कर दिया था पिलग्रिम टैक्स को और प्रैक्टिस को भी फोर्सिबल कन्वर्शन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर की, है ना, मतलब पहले प्रिजनर्स ऑफ वॉर को फोर्सिबली इस्लाम में कन्वर्ट करते थे, तो इन्होंने ये भी यहाँ पे अबॉलिश कर दिया था। और यहाँ पे जजिया को अकबर ने एक बार अबॉलिश 1564 में भी करा है। इकलौती स्टेट जो कि जो है रिफ्यूज कर रही थी मुगल की सुजनिटी, वो थी मेवाड़, है ना, मेवाड़ काफी थी, और चित्तौड़ और प्लेन एरिया जो उसके आसपास का था, है ना, ये मुगल डोमिनेशन के अंदर आ ही गया था। उदयपुर, है ना, ahead the hilly areas which formed the largest part of the Mebar had remained the control of the राणा। ये जो उदयपुर का एरिया था राणा जी के कंट्रोल में था, और 1572 में राणा प्रताप, है ना, राणा प्रताप भी कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे सक्सीड करा राणा उदय सिंह को, गद्दी पे लाके बैठा दिया, मतलब सॉरी गद्दी पे बैठ गए। अ सीरीज ऑफ एम्बेसीज वर सेंट बाय अकबर टू राणा प्रताप, बहुत सारी जो है वो अकबर ने जो है एम्बेसीज भेजी राणा प्रताप को कि भैया देखो तुम मुगल सल्तनती को एक्सेप्ट कर लो, है ना, और हमको पर्सनल होमेज दे दिया करो। ये सारी एम्बेसीज जिसमें आपका जो है मानसिंह भी एक लेड कर रहे थे, वो राणा जो है वो कोटलेसली जो है वो रिसीव भी कर रहे थे। मानसिंह की एम्बेसी को फॉलो करा गया बाय वन अंडर भगवत दास एंड अनदर अंडर राजा तोदरमल। और अर्ली इन 1576 की बात है, अकबर जो है अजमेर पहुंचे और इन्होंने डिप्यूट कर दिया राजा मानसिंह को। एक फ्यूरियस बैटल हुई थी दोनों ही साइड से, है ना, जिसमें हल्दी घाटी की लड़ाई कहते हैं ना, हल्दी घाटी में हुई थी ये, है ना, और बिलो द नैरो डिफाइल लीडिंग टू कुंभलगढ़ विच वॉज देन द राणाज कैपिटल। उस समय कुंभलगढ़ राणा की कैपिटल हुई करती थी। अपार्ट फ्रॉम सेलेक्ट राजपूत फोर्सेज, राणा वैन कंसिस्टेड ऑफ अफगान कॉन्टिजेंट लेड बाय हाकिम खान सूर, है ना, राणा की साइड थोड़े अफगान कंटिजेंट भी थे जिसे हाकिम खान सूर लेड कर रहे थे। स्मॉल फोर्स भील वगैरह की whom the राणा हैड बी फ्रेंडेड वाज आल्सो प्रेजेंट, है ना, भील्स वगैरह भी प्रेजेंट थे। मुगल फोर्सेस काफी थक गई थी टू परस्यू हिम, बट आफ्टर सम टाइम दे एडवांस थ्रू द पास एंड ऑक्यूपाइड गो गुंडा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था, है ना, राणा का पहले। ये आखिरी दफा था जब राणा एंगेज हुए थे इन द पिच्ड बैटल विद द मुगल्स। राणा प्रताप का जो मेथड था छोटे छोटे वॉरफेयर का, स्पॉरेडिक छोटी छोटी जगह पे वॉर करने का, वो बाद में इलेबोरेट करा गया बाय फर्दर मलिक अंबर, जो कि डेक्कन जनरल था, है ना, काफी चला है, एंड बाय शिवाजी, है ना, मलिक अंबर की आगे हम बात करेंगे, काफी फेमस रहा है, काफी मजबूत आदमी था। अकबर्स हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम जो थे, मेड एन incursion into the Punjab in order to fish it troubles water. No Mughal expedition was sent against Rana Pratap after 1585. राणा प्रताप के अगेंस्ट कोई भी मुगल एक्सपेडिशन 1585 के बाद नहीं भेजा गया, ठीक है। और मेन बात ये समझिए, यहाँ पे जो मुगल फोर्सेस वगैरह की बात हो रही है, तो राणा प्रताप क्या मामला क्या हो गया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, एक कहीं से खबर आई कि देखो अकबर खुद आ रहे हैं लड़ने के लिए हल्दी घाटी में, है ना, तो ये बात से सारी फोर्सेस डर गई और बिल्कुल सरेंडर हो गया था मामला। राणा प्रताप ने कई सारी टेरिटरीज को रिकवर कर लिया, है ना, भाई कोई एक्सपेडिशन तो यहाँ देखिए भेजी नहीं गई है ना, राणा प्रताप के अगेंस्ट, तो राणा प्रताप ने इसका फायदा उठाया, कई सारी टेरिटरीज को रिकवर करा, जिसमें आपको कुंभलगढ़ भी थी, चित्तौड़ का भी एरिया था, उसके आसपास का एरिया था, बट ये कभी भी चित्तौड़ को नहीं रिकवर कर पाए इस पीरियड में, है ना। इन्होंने नई कैपिटल बनाई छावन, जो कि आपका दुर्गारपुर के पास थी। ये इनकी डेथ हो गई 1597 में, काफी जवान थे ये, 51 साल के थे, क्योंकि इनको इंटरनल कुछ इंजरी हो गई थी। इनका जब ये अपना जो है ये बाण होता है ना, बाण तीर बाण, तो वो ये जब चला रहे थे काफी स्टिफ था वो, और उसके चक्कर में इनको इंजरी हो गई थी। अब यंगर सन जो मालदीव के चंद्रसेन थे, है ना, वाज द सन ऑफ फेवरेट क्वीन ऑफ मालदीव, इन्होंने यहाँ पे गद्दी पे ये आ गए मालदीव में, ठीक है। प्रेशर था मुगल्स का, इन्होंने काफी पार्ट कंट्री का दे दिया इन पट्टा टू हिज एल्डर ब्रदर्स, बट चंद्रसेन जो है इस अरेंजमेंट को पसंद नहीं करे, एंड कुछ वक्त के बाद ये रिबेल बन गए, है ना। अकबर ने अब क्या क्या करा, अब ये मारवाड़ पहुंचे अंडर डायरेक्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने अपॉइंट करा यहाँ पे राय सिंह बीकानेरी को कि भाई देखो तुम जोधपुर का ध्यान रखो, और चंद्रसेन की डेथ, चंद्रसेन ही डाइड इन 1581। अकबर ने कन्फर करा जोधपुर को अपॉन उदय सिंह, जो कि एल्डर ब्रदर थे चंद्रसेन के, है ना। अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाने के लिए उदय सिंह ने शादी कर ली अपनी लड़की की जगत गोसेन से, या जोधाबाई की, जिसे जगत गोसेन कहते हैं, जोधाबाई कहते हैं, एज शी केम टू बी कॉल्ड द अकबर्स एल्डेस्ट सन सलीम, है ना, इनकी शादी करवा दी गई अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम से। और 1593 की बात है, 1593 की बात है, जब सन इन लॉ ऑफ राय सिंह ऑफ बीकानेर की डेथ हो गई ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज पालकी,
है ना, अपनी पालकी से गिरने की वजह से इनकी डेथ हो गई और अकबर जो है पर्सनली गए, राजा के घर में गए इनको कंसोल करने के लिए और डिसऑर्ड करा इनकी डॉटर को फ्रॉम परफॉर्मिंग सती, है ना, क्योंकि उसके बच्चे काफ़ी छोटे-छोटे थे, तो कहा भाई तुम सती नहीं करोगी, है ना, तो इससे पता चलता है कि देखो अकबर काफ़ी जो है वो खुले विचारों का था। भगवंत दास जो कि अम्बेर के थे, इनको अपॉइंट करा गया जॉइंट गवर्नर के तौर पे लाहौर का, while इनका जो लड़का था मान सिंह, इसको अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर ऑफ बिहार और बंगाल के तौर पे। जहांगीर, इसकी जो माँ थी वो राजपूत प्रिंसेस थी। ये खुद भी इसने शादी कर ली थी कच्छवा प्रिंसेस थे एज वेल एज जोधपुर प्रिंसेस से, और प्रिंसेस जो कि हाउस ऑफ जैसलमेर और बीकानेर की थी उनकी भी उनसे भी इसने शादी कर ली थी। राणा प्रताप को सक्सीड करा गया उनके लड़के अमर सिंह के द्वारा। अकबर ने यहाँ सीरीज ऑफ एक्सपेडिशन भेजे अगेंस्ट अमर सिंह, ताकि इनको फोर्स करा सके कि भैया तुम कंडीशंस को एक्सेप्ट करो। जहांगीर जो है उसको खुद भी भेजा गया अगेंस्ट हिम टॉइस, बट कुड अचीव लिटिल, बहुत ही कम पा पाया बदले में। और 1613 की बात है, जहांगीर खुद पहुंचा अजमेर डायरेक्ट कैंपेन में। प्रिंस खुर्रम जिसे बाद में शाहजहां कहा गया है, इसको डिप्यूट करा गया विद ए लार्ज आर्मी टू इन्वेड द माउंटेनियस पार्ट्स ऑफ मेवाड़। राणा का जो लड़का था करण सिंह, है ना, who was deputed to proceed to Jahangir's court was graciously received. Jahangir got up from the throne, embraced him in darbar and loaded him with gifts. To save the Rana's prestige, Jahangir did not insist upon the Rana paying personal homage to him or entering the royal service, है ना, राणा की जो है प्रेस्टिज को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए जहांगीर ने उनसे कुछ नहीं कहा कि भाई तुम होमेज वगैरह कुछ मत दो या फिर रॉयल सर्विस में मत आओ, चिल, है ना, कूल रहो। दस जहांगीर ने कंप्लीट करा अपना टास्क जो कि अकबर ने शुरू करा था और फर्दर अपने अलायंस राजपूत के साथ मजबूत कर लिया। अब रिबेलियंस एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर, जो मोस्ट सीरियस रिबेलियन था इस पीरियड में वो था बंगाल और बिहार में, जो कि जौनपुर तक एक्सटेंड हुआ। जो मेन कॉज थे रिबेलियन के वो था एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट डाक सिस्टम का या फिर ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस का ऑफ द जागीरदार्स एंड स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफ देयर इनकम। तो डिसकंटेंट था वो फैन करा गया बाय सम रिलीजियस डिवाइंस जो कि काफी नाराज थे अकबर के लिबरल व्यूज की वजह से। कई सारे अफगान्स वगैरह ईस्टर्न पार्ट में वो सुलेन एट द लॉस ऑफ अफगान पावर एंड वर रेडी टू जॉइन अ रिबेलियन, ठीक है, ये भी बड़ा परेशान थे और ये थे कि भाई हम भी रिबेल करेंगे, क्योंकि जानते हैं आप अफगान्स की पावर तो जो है वो खत्म हो गई थी। रिबेलियन ने एम्पायर को डिस्ट्रैक्ट रखा करीब 2 सालों के लिए 80 से 81 में, और अकबर ने यहाँ पे काफी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करा, काफी डेलिकेट सिचुएशन थी और मिस हैंडलिंग करने की वजह से सिचुएशन की बाय द लोकल ऑफिशियल बंगाल, और जो ऑलमोस्ट जो पूरा एरिया बिहार का था ये पहुंच गया रिबल्स के हाथ में, जिसने प्रोक्लेम कर दिया मिर्जा हाकिम को एक रूलर के तौर पे। दे इवन गॉट अ रिलीजियस डिवाइन टू इशू अ फतवा कॉलिंग द फेथफुल टू टेक द फील्ड अगेंस्ट अकबर। अकबर ने अपनी ये हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फोर्सेस को डिस्पैच करा अंडर तोदलमल अगेंस्ट बिहार एंड बंगाल, एंड दूसरे जो है अंडर राजा मान सिंह कि भैया देखो तुम चेक करो एक्सपेक्टेड अटैक बाय मिर्जा हाकिम, but could not take the city due to stout defense by राजा मान सिंह एंड भगवंत दास। सिटी ये ले नहीं पाई क्योंकि बहुत तगड़ी डिफेंस दी थी राजा मान सिंह ने, भगवंत दास ने भी। मिर्जा हाकिम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, बस ये था कि भैया देखो टू बीट द हेस्टी रिट्रीट। अकबर ने क्राउन करा खुद को, अपनी सक्सेस यहाँ पे हो गई और क्या ये मार्च करा काबुल में 1581 में 1581 में 1581 में, ठीक है, और यहाँ पे इसने यहाँ पे भी अपनी सक्सेस जमा ली। अकबर ने हैंड ओवर कर लिया काबुल अपनी बहन को, है ना, बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया। तो आप देख रहे हैं ना, किंगडम को एक औरत को देना एक सिंबॉलिक है कि अकबर काफी ब्रॉड माइंडेड था, लिबरल था, ठीक है। अब्दुल्ला खान उज्बेक हेरिडेटरी एनिमी थे मुगल्स के, है ना, धीमे धीमे ये इन्होंने अपनी मजबूत करा, सेंट्रल एशिया में अपनी पावर को बढ़ाया और 1584 में ये बादशान पहुंचे, है ना, विच हैड बीन रूल बाय तैमूरिद, जिसको तैमूरिद रूल कर रहे थे। काबुल ये अगला था इनकी लिस्ट में, दोनों ही मिर्जा हाकिम और तैमूरिद प्रिंसेस ने भगा दिया ये जो आउटसाइड फ्रॉम द बदख्शान, इनको भगा दिया गया बदख्शान से। नाउ जो मतलब जो है इनको जो भगा दिया गया था बदख्शान से, अब ये अपील करे अकबर से कि भैया तुम मेरी मदद करो, है ना, बट ये एक्ट कर पाए उसके पहले ही मिर्जा हाकिम की डेथ हो गई, क्योंकि काफी दारू वगैरह पीते थे, ड्रिंक करते थे, है ना, और इसके बाद क्या हुआ, काबुल जो है वो डिस्टर्बेंस की स्टेट में आ गया। जो पूरा कश्मीर था इसमें लद्दाख वगैरह बल्तिस्तान वगैरह जिसे हम लोग तिब्बत कुर्द या फिर तिब्बत बुजुर्ग बोलते थे, ये मुगल के डोमिनेशन के अंदर आ गया, और जो डॉटर थी चीफ ऑफ बल्तिस्तान की उनकी शादी करा दी गई सलीम से। एक्सपीडिशन जो है वो भेजे गए क्लियर करने के लिए खैबर पास को, which had been blocked by rebellious tribesmen, है ना, in the expedition against them। राजा बीरबल जो कि फेवरेट थे अकबर के, इन्होंने अपनी जिंदगी भी यहाँ पे खो दी, है ना, और काफी अच्छे फ्रेंड थे, बट अफगान ट्राइब्समैन वर ग्रेजुअली फोर्स टू सबमिट, है ना, बट यहाँ पे हुआ क्या, अब याद रखिएगा ये चीज, है ना, इसी इसी एक्सपीडिशन में जो है इनकी डेथ हुई है राजा बीरबल की, है ना,
बट अफगान ट्राइब्समैन जो है वो धीमे धीमे इनको कहा गया भाई देखो सबमिट इनको करवा लिया गया। अकबर लाहौर में रहे 1598 तक के लिए, व्हेन द डेथ ऑफ अब्दुल्ला उज़्बेक फाइनली रिमूव द थ्रेट फ्रॉम द साइड ऑफ उज़्बेक्स, है ना। मिर्जा अजीज कोका जो कि फॉस्टर ब्रदर थे अकबर के, इन्होंने कॉन्कर करा काठियावाड़ को वेस्ट में। खान ए खन्नान मुनिन खान को डिप्यूट करा गया टू द डेक्कन अलॉन्ग विद प्रिंस मुराद के साथ में। टुवर्ड्स इंटीग्रेशन स्टेट रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एबलेस्ट और मोस्ट वेल नोन जो थे वो तोदरमल थे, एक एक्सपर्ट थे रेवेन्यू अफेयर में, है ना, जो यहाँ पे दीवान की पोस्ट पे रोज करे गए थे। और बीरबल जो कि आप जानते हैं पर्सनल फेवरेट थे एम्परर के अकबर जी के। यहाँ पे कुछ दूसरे भी थे जैसे कि आपका राय पत्रदास, है ना, जिनको यहाँ पे राय बिक्रमजीत के नाम से इंटाइटल किया गया था। अकबर्स बायोग्राफर जो है ना, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अबुल फजल ने, है ना, वर एन अमेलगम ऑफ तमरुद पर्शियन एंड इंडियन आइडियाज ऑफ सोवेनिटी। इनमें सबके समझ लीजिए हर तरह की इनमें गुण थे, सारे आइडियाज थे इनके सोवेनिटी के। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल जो ऑफिस था ट्रू रूलर का वो काफी रिस्पॉन्सिबल था, वन विच डिपेंडेड ऑन डिवाइन इल्यूमिनेशन, जिसे फरे इजादी बोलते थे। हेंस नो वन कुड स्टैंड बिटवीन गॉड एंड द ट्रू रूलर, है ना, एक सच्चे राजा और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता है। पॉलिसी ऑफ शुक्ल कुल और पीस टू ऑल। अकबर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, अकबर एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। इसने जो है काफी डिफरेंस पे करा टू द लीडिंग काजी ऑफ द स्टेट अब्दुल नबी खान को, है ना, हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ सदर उल सदुर। धीमे धीमे ये जो है ही टर्न अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ नैरो ऑर्थोडॉक्सी, धीमे धीमे बदला है और अकबर जी बदल गए थे। अबुल फजल एंड हिज ब्रदर फैजी, अच्छा ये याद रखिएगा अबुल फजल के भाई का नाम फैजी था। एक दूसरे जो थे वो ब्राह्मण थे, इनका नाम था महेश दास, जिनको टाइटल दिया गया था राजा बीरबल का, यही थे, है ना, कॉस्टेड कैंपेनियन थे अकबर के, जिनकी डेथ हुई है। 1575 की बात है, अकबर ने बिल्ड करा था हॉल, जिसे हम लोग इबादत खाना बोलते हैं, हॉल ऑफ प्रेयर बोलते हैं, अपनी नई कैपिटल फतेहपुर सिकरी में करा था। टू दिस ही वाज कॉल्ड सेलेक्टेड थियोलॉजियंस मिस्टेक्स को उसको उन्होंने बुलाया, और दोज ऑफ हिज कोर्टियर्स एंड नोबल्स हु वर नोन फॉर देयर स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स। इस वक्त तक अकबर ने ओपन कर दिया था इबादत खाना उन लोगों के लिए कि सारे ही रिलीजन के लोग आ सकते हैं, क्योंकि भाई हुआ क्या था, पहले तो खाली मुस्लिम के लिए था, फिर यहाँ पे नाटक होने लग गया, है ना, सारे लड़ने झगड़ने लगे, है ना, आपस में दिक्कत होने लग गई, तो क्रिश्चियंस, जोरोस्ट्रियंस, हिंदूज, जैन्स और इवन एथीस सबके लिए खोल दिया गया। अब इस वक्त तक एक इंक्वायरी कंडक्ट करी गई इन द अफेयर्स ऑफ चीफ सदर अब्दुल नबी, हु फाउंड दैट एक्सट्रीमली करप्ट हो गया था डीलिंग्स वगैरह, है ना, और है ना करप्ट है और टायरेनिकल है इन हिज डीलिंग्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैरिटेबल लैंड्स मदे माश। ही वाज अ बेगोट, ही वाज बिगेट का मतलब होता है जो इनटॉलरेंट होता है टुवर्ड अदर रिलीजन, and had inflicted the punishment of death on the Shias and on a Brahmin of Mathura for their beliefs. At first जो ये आपका अब्दुल नाबी थे वो शेयर्ड थे अपनी was shared of his power and Sadr was appointed in every province for distributing charitable lands, है ना, इनको सदर को अपॉइंट करा गया था बहुत सारे हर एक प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चैरिटेबल लैंड को। जल्दी क्या हुआ, इनको डिसमिस कर दिया गया, ऑर्डर कर दिया गया टू प्रोसीड टू मक्का फॉर हज। एट द सेम टाइम इन 1580 की बात, एक रिबेलियन जो है वो ईस्ट में ब्रोक आउट हुआ, कई सारे फतवाज वगैरह जारी हुए, वो दिए गए बाय द काजीसी डिक्लेयरिंग अकबर टू बी हेरेटिक, है ना, अकबर को यहाँ हेरेटिक बना दिया गया और अकबर ने सप्रेस कर दिया रिबेलियन को, दिया एक ड्रास्टिक पनिशमेंट टू दी काजीज। और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अपनी पोजीशन को डील करने के लिए मुल्लास के साथ में अकबर ने साथ ही साथ इशू करा डिक्लेरेशन या फिर आप कह सकते हो माजार, विच असर्टेड दैट इफ देयर वाज कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, नो views among those who were declared, so who were considered fit to interpret the Quran, that is Muzzatis. Akbar, by virtue of being a most just and wise king and his rank being higher in the eyes of God than the Muzzatis, was entitled to choose any one of the interpretation which would be benefit to the nation and the interest of good order. देखिए अकबर का क्या सोचना था, अकबर का सोचना था भाई देखो मेरे हिसाब से क्या है कि जो फिट बैठता है स्टेट अफेयर्स को चलाने के लिए उसको यहाँ पे पोस्ट देनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि भाई अब मुस्लिम है या ऐसा कुछ है कि हम अपने ही कौम को देंगे, ऐसा नहीं, जो फिट बैठता है उसको देंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला भी यही कहता है कि भाई देखो राजपाट चलाओगे तुम तो अच्छे इंसान को रखो जो उसके इसके काबिल है, ना कि ये कि रिलीजन के बेसिस पर रखो। तो अकबर आप समझ रहे हैं कितना बढ़िया आदमी था। फर्दर अगर अकबर ने इशू करा एक नया ऑर्डर इन कन्फ्रंटेड विद द कुरान एंड कैलकुलेटेड टू बेनिफिट द nation, all should be bound by it. The declaration, which was signed by the leading ulamas, had been wrongly called decree of infallibility. अकबर ने क्लेम करा राइट कि भैया तुम चूज कर सकते हो सिर्फ when there was a difference of opinion among those qualified to interpret the Quran, है ना।
Akbar claimed the right to choose only when there was a difference of opinion among those qualified to interpret the Quran. There was a lit doubt that the mazar had a salutary effect in stabilizing the religious situation in the empire. Hence 1582 की बात है, अकबर ने डिसकंटिन्यू कर दी डिबेट इन द इबादत खाना, बट इसने जो है वो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा यहाँ पे। और आप ये कह सकते हो अकबर ने इनवाइट करा पुरुषोत्तम और देवी को एक्सपाउंड करने के लिए डॉक्ट्रिन्स ऑफ हिंदुइज्म, एंड महाराजा राणा को एक्सप्लेन करने के लिए जोरास्ट्रिज्म को भी। पोर्टुगीज ने, है ना, द पोर्टुगीज सेंट एक्विविवा एंड मॉन्स्ट्रेट, आपने पढ़ा है ना, ये पोर्टुगीज 1580 की बात है, जब यहाँ पे अकबर जी बुलाते थे पोर्टुगीज को, 3 बार बुलाया पोर्टुगीज यहाँ पहुंचते थे कि अकबर को बना देंगे हम क्रिश्चियन, बना नहीं पाए, 2-3 साल लगता था, भेज देता था, फिर बुलाता था बाद में, इसीलिए ये पगला गए थे। अच्छा, एज बदायूं जी ने क्या ऑब्जर्व करा है, एज रिजल्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसेस व्हिच वाज बrought टू बेयर ऑन हिज मैजेस्टी, there grew gradually as a outline of a stone. The convention is held that there was some sensible man in on religion. And if some true knowledge was thus everywhere to be found, why should truth be confined to one religion? हर नॉलेज अगर हर जगह मिलती है तो सच्चाई एक रिलीजन में क्यों? बदायूं ने असर्ट करा दैट अ रिजल्ट, अकबर धीमे धीमे जो है वो इस्लाम से हटने लगा और इसने एक नया रिलीजन यहाँ पे कंपाउंड करा, है ना, ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग रिलीजन, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रिज्म, जो वर्ल्ड यूज करा जाता है अबुल फजल के द्वारा एंड बदायूं के द्वारा फॉर द सो कॉल्ड न्यू पाथ वाज तौहीद इलाही, है ना, जिसका मतलब होता है डिवाइन मोनोथिज्म। तो तौहीद इलाही है वो एक वाज रियली एन ऑर्डर ऑफ सोफिस्टिक टाइप, है ना, दोज हु वर विलिंग टू जॉइन एंड whom the emperor approved were allowed to become members, है ना, जो चाहते थे ज्वाइन करना और एम्परर जिन्हें अप्रूव करता था वो यहाँ पे मेंबर्स बन जाते थे। और संडे को फिक्स करा गया था इनिशिएशन का दिन। जो नोविस था प्लेस द नोविस प्लेस हिज हेड एट द फीट ऑफ द एम्परर हु रेज्ड अप एंड गेव हिम द फॉर्मूला कॉल्ड शास्ट इन द सूफी टर्मिनोलॉजी which he was to repeat and concentrate upon. This contained the Akbar's favorite motto, Allahu Akbar, or God is great. The initiate were to abstain from meat as far as possible. At last, in the month of their birth, give the sumptuous feast and alms on their birthday. है ना, तो समझ गए होंगे आप। देयर वाज नो सैक्रेड बुक, यहाँ पे कोई सैक्रेड बुक्स या स्क्रिप्चर्स नहीं थी, कोई भी प्रिंसली क्लास नहीं था, कोई प्लेस नहीं थी वर्शिप की या रिचुअल की, सेरेमनीज की, एक्सेप्ट द इनिशिएशन। अब तौहीद इलाही शुड नॉट, आप ये मत कंफ्यूज करिएगा तौहीद इलाही को विद द अकबर सेलेक्टिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड नोबल्स, है ना, डिवोटेड जो थे इनमें, है ना, तो वैसा नहीं था। वो इनके जो नौरत्न थे वो अलग है, यहाँ पे तौहीद इलाही अलग है। अकबर डिड नॉट यूज फोर्स नॉर वाज मनी यूज फॉर एनरोलिंग डिस्पाइल्स और मुरीज, है ना, फोर्स या पैसे की कोई जबरदस्ती इसमें नहीं लाया गया है इसका यूज करके, ठीक है। एनरोल करने के लिए मुरीज को अकबर ने इवेंटली कुछ पॉलिटिकल पर्पस भी था, ये चाहता था कई सारे नोबल्स का जो ग्रुप हो या बैंड हो या दूसरे जो हैं हु वुड बी पर्सनली लॉयल टू हिम एंड सपोर्ट हिम इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन शो equal, that is equal toleration of and respect to all sections irrespective of the religion beliefs। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जैसे कि आपका बदायूं वगैरह नाई sympathized थे with or supported such as state, but Badaयूं ascribes this move of Akbar to enroll despoils of his head being turned by many unworthy flatters and panegyrists who suggest to him that he was the instant a kamil or perfect man of the age. He was it was at their instance that Akbar initiated the ceremony of pabos or kissing the floor, है ना, ये इसका क्या अकबर ने यहाँ पे इनिशिएट करी एक सेरेमनी ऑफ पाबोस या फिर आप किसिंग द फ्लोर्स बिफोर द सोवेरियन। अ सेरेमनी वाज प्रीवियसली सर्व फॉर गॉड, पहले ये सेरेमनी जो है वो ईश्वर के लिए सर्व करी जाती थी। तौहीद इलाही वर्चुअली डाइड विद अकबर, though the practice of enrolling murids and giving them a shast was continued for some time by जहांगीर, है ना, तौहीद इलाही तो खत्म हो गया अकबर की डेथ के बाद, लेकिन ये जो मुरिद को एनरोल करना या उनको शास्त वगैरह देना ये कंटिन्यू रहा कुछ वक्त बाद भी, जहांगीर ने भी इसको कंटिन्यू करा। The belief of looking upon the king as someone having miraculous powers, है ना, ये जो मानना है कि भाई किंग का, कि भाई देखो कि किसी का कुछ मिरेकल पावर होती है, so that people could be cured by king's touch, है ना, ऐसा होता है ना कि मानते थे लोग कि अगर राजा के पास कुछ ऐसी पावर होती है ना, कुछ ऐसा मिरेकल होता है कि अगर राजा किसी को छू ले तो लोग सही हो जाएंगे, है ना, और बाय हिज ब्रीथिंग अपॉन और पॉट ऑफ वाटर, मतलब कहते नहीं कि जो है पानी को फूंक के दे दे और वो पानी कोई पी ले तो भी वो सही हो जाएगा, है ना, ये भी कंटिन्यू रही। इवन एक ऑर्थोडॉक्स रूलर जैसे कि औरंगजेब वगैरह इससे इस बिलीफ से हट नहीं पाए
हटा नहीं पाए इसको। अकबर ने कोशिश करी एम्फेसाइज करना कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल की भी या पीस की भी या हार्मनी की भी अमंग द रिलीजन इन ऑर्डर टू वेज एज वेल। इन्हें सेटअप करा एक बहुत बड़ा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसलेट करने के लिए वर्क्स को संस्कृत के, अरेबिक के, ग्रीक वगैरह के, पर्शियन में। दस जो सिंहासन बतीसी द अर्थवेद एंड बाइबल को यहाँ पे पहली बार लिया गया ट्रांसलेशन के लिए। दिस वॉज फॉलोड बाय द महाभारत, गीता एंड रामायण, कई सारे दूसरे जिसमें आपका पंचतंत्र वगैरह हैं, वर्क्स हैं कुछ ज्योग्राफी के, ये भी ट्रांसलेट करे गए। कुरान को भी यहाँ ट्रांसलेट करा गया पर्शियन में, परहैप्स पहली दफा। इन्होंने स्टॉप करा सती को, है ना, जिसमें औरतें अपनी जान दे देती हैं, है ना, अनलेस शी हरसेल्फ ऑफ हर ओन विल पर्सनली डिजायर इट, है ना, जब तक के लिए आप सती नहीं करवा सकते किसी औरत से जबरदस्ती, जब तक के लिए वो खुद ना चाहे। सती का मतलब होता है कि कोई जब हस्बैंड मरता है तो उसी की चिता में औरतों को भी जला देते थे। ठीक है, अकबर वो था अगेंस्ट, अकबर अगेंस्ट था किसी भी ऐसे से जिसमें आपका एक से ज्यादा जिसकी वाइफ हो, है ना, अनलेस द फर्स्ट वाइफ वाज बैरन। द एज ऑफ मैरिज वाज रेज्ड टू 14 for girls and 16 for boys. The sale of wines and spirits was restricted. Not all these steps were however successful. हालांकि सारे स्टेप सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि सारे लोग तो चाहते थे अब जबरदस्ती, अकबर था ना थोड़ा अच्छा। Akbar was living in the age of superstition and it seemed that his social reforms had only limited success. इसके social reform की limited success रही है और वो superstition काफी था, सॉरी superstition की एज में रह रहा था, लोग वहाँ बहुत ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, है ना, तो इसके रिफॉर्म्स काफी आगे अहेड ऑफ टाइम्स थे, तो कैसे हो जाते थे जल्दी, है ना। इसके कोड काफी फेमस बन गए थे फॉर गैलेक्सी ऑफ रिन्यूड पीपल नोन एज नवरत्न, है ना, नवरत्न तो आप जानते हैं, नौ रत्न इनके जो थे। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो, है ना, इतनी मेहनत है इसमें तो मैं क्या बताऊं, आपका सपोर्ट ही है जो इतना कुछ कराता है। एंड प्लीज आप इस वीडियो को फेसबुक पे देना चाहते हो तो सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, देख सकते हो, बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम और अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो मुझे तो ये है आईडीज। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, प्लीज सपोर्ट गाइज, प्लीज प्लीज प्लीज, हैव अ नाइस डे।